ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर हम। तो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर वन। ठीक है, इससे स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्वेश्चन वन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है टू रोप्स आर यूज टू सस्पेंड अ स्टेशनरी वेट डब्ल्यू एज शोन इन द फिगर। द टेंशन इन रोप विल बी। मीन्स आपको यहाँ पर दो रस्सियां नजर आ रही हैं बच्चों। ठीक है, तो इन रोप्स में या इन रस्सियों में कितना टेंशन होगा। ठीक है, अब क्योंकि दो रस्सियां बच्चों, तो जो वेट है, डाउनवर्ड फोर्स है, वो इन दो रस्सियों में डिवाइड हो जाएगी इक्वली। कैसे? डब्ल्यू अपॉन टू और डब्ल्यू अपॉन टू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो है हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू। इसमें कहा जा रहा है द फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं बच्चों? सरफेस टेंशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा जा रहा है द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल बॉडी अटेन्स द 86% 86.6% ऑफ मैक्सिमम रेंज। वो एंगल जिसके ऊपर जो रेंज हो वो 86.6% ऑफ मैक्सिमम रेंज हो। ठीक है, इट मीन्स कि जो रेंज है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 86.6% ऑफ मैक्सिमम रेंज है। ठीक है, अब हमें आर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? वी नॉट स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर 86.6% है, तो उसको हम लिखेंगे 0.866। ठीक है, और रेंज मैक्सिमम क्या होता है बच्चों? वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, अब क्या होगा? जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा साइन टू थीटा बराबर है 0.866 के। ठीक है, अब क्या करेंगे? टू थीटा वैसे ही रहेगा यहाँ पर, और जो साइन है वो इक्वल टू के अपोजिट साइड जाएगा, इसको कहेंगे साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स 0.866 की वैल्यू होती है बच्चों, ये होती है 60 डिग्री। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में करोगे, ये आपको याद रखना है, ये इनवर्स फंक्शन। ठीक है, साइन इनवर्स 0.866 होता है 60 डिग्री। तो थीटा क्या हो जाएगा? 60/2, जो कि बराबर होगा 30 डिग्री के। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया 30 डिग्री। तो बच्चों आप इसको टिक कर लो, जो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है आपका 30 डिग्री। ठीक है, ये है एमसीक्यू नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस में बी इंक्रीज बाय। जो रिजल्टेंट है उसकी हम मिकदार को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग द एंगल बिटवीन देम, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन देम, ड्राइंग अ पैरेललोग्राम टू रिप्रेजेंट देम, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों आपको पता है, आपको मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करना होता है रिजल्टेंट का। कैसे? जो दो फोर्स गिवन है उसके उससे आप लोग पैरेललोग्राम के साइड्स बनाते हो, और डायगोनल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? रिजल्टेंट को। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, फोर का ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द फोर्सेस इज। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो होती है बच्चों वो होती है न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। इसमें कहा जा रहा है मशीन पार्ट्स आर जैम्ड इन विंटर ड्यू टू। विंटर में मशीन पार्ट्स जैम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो लुब्रिकेंट होता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी बढ़ती है, किस वजह से विस्कोसिटी बढ़ती है? टेम्परेचर के बढ़ने से। ठीक है, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी जिसकी वजह से मशीन पार्ट्स जैम हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है
A body move with constant speed in a straight line. Which of the following statement must be true? एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? जब इस तरह का सवाल हो जिसमें आपको कहा जाए कि स्टेटमेंट कौन सा सही है, तो आप फिर ऑप्शंस को जो है ना टिक और क्रॉस करो, ठीक है। जैसे कहा जा रहा है, अ कांस्टेंट नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। एक लगातार फोर्स लगे जा रही है बॉडी को, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ इसकी वजह क्या है सही नहीं होने की। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों कि बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अ सिंगल कांस्टेंट फोर्स लग रही है, तो आपका होगा ये भी गलत है, क्योंकि फोर्स नहीं लगनी है। अ सिंगल कांस्टेंट फोर्स एक्ट अपोजिट, ये भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी फोर्स लग रही है। और ऑप्शन डी इज राइट। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। तो जब भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, इसका मतलब होता है बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो कोई नेट फोर्स बॉडी को नहीं लगती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बर्ड सिट ऑन अ टेलीग्राफ वायर 3 किलोमीटर लॉन्ग, द एडिशनल टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज रिजल्टेंट, ठीक है। एक बर्ड जो है वो एक वायर पे बैठा है और 3 किलोमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। अब जब बर्ड बैठेगा तो जो टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और टेंशन जो होगी वो वेट ऑफ द बर्ड से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वाले सवाल में जो है इस वाले सवाल में जो है वो क्या होगा? मोर देन द वेट ऑफ द बर्ड होगा, ठीक है। मोर देन द वेट ऑफ द बर्ड होगा, ठीक है। इसका जो आंसर की है, अगर आपके पास आंसर की हो इस चैप्टर की, तो उसमें लिखा हुआ है लेस देन द वेट ऑफ द बर्ड। ये जवाब सही नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है टू ड्राइव नेल इनटू अ वॉल, अगर आप चाहते हो नेल को ड्रॉ करो वॉल में, तो हेड ऑफ द हैमर शुड हैव, हेड ऑफ द हैमर के पास क्या होना चाहिए? तो बच्चों हेड ऑफ द हैमर के पास होना चाहिए लार्ज मास एंड स्लो स्पीड। देखो, होना क्या है, जब आप नेल को ड्रॉ करना चाहते हो वॉल में, तो आप हैमर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब हैमर की एनर्जी बढ़ेगी कैसे? हैमर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कैसे? मास भी बढ़ाकर और स्पीड भी बढ़ाकर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है जिसमें कहा जा रहा है लार्ज मास एंड लार्ज स्पीड, ये सही है, ठीक है। हमें असल में नील ड्रॉ होता है किसमें? वॉल में, बाय द हैमर। तो हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो एक्चुअली हैमर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वर्क करवाती है नेल को, और वो नेल जो है वो दीवार के अंदर चला जाता है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर जो है ये क्या होगा? हाफ mv²। तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा वर्क, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? जब मास भी ज्यादा होगा बच्चों, जब स्पीड भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है एक ट्रक जो है वो टो कर रहा है एक ट्रेलर को, और वो जो ट्रेलर है वो एक लेवल रोड पे एक्सेलरेट कर रहा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रक ऑन द ट्रेलर इज, कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ट्रक ट्रेलर पे, ठीक है। तो बच्चों ट्रक ट्रेलर पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा? तो आपको पता है कि ट्रक जब भी बॉडी मूव करती है, अगर कोई बॉडी, जैसे मैं कहता हूँ लेट सपोज एक ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रेलर को मैं कहता हूँ ये खींच रहा है, ठीक है। अब क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इसकी फोर्स क्या है? ज्यादा है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगा रहा होगा ये क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो जब भी बॉडी आगे जा रही, अगर कोई बॉडी आगे जा रही है, इसका मतलब आगे वाली फोर्स ज्यादा है। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, इसका मतलब ये हुआ ट्रक क्योंकि ट्रेलर को खींच रहा है तो ट्रक की फोर्स ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ट्रेलर की फोर्स के, ठीक है। तो F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है बच्चों। तो ग्रेटर देन द फोर्स, ट्रक जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, जो फोर्स ट्रेलर लगा रहा है, ठीक है, फोर्स जो लगा रहा है वो ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू। ऑप्शन देख लेते हैं, इक्वल टू द फोर्स ऑफ द ट्रेलर, गलत है ये, ठीक है। ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द ट्रेलर एक्सर्ट ऑन द ट्रक, ठीक है। तो ये फोर्स ज्यादा होगी, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है बच्चों। समझ आ गई होगी बात। अगर ट्रक ट्रेलर को एक्सलरेट करवा रहा है, खींच रहा है, तो इसका मतलब हो गया ट्रक की फोर्स ज्यादा है, इसीलिए वो एक्सलरेट करवा रहा है। अब इसके बाद है नेक्स्ट
11 वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर आप जमीन पे चल रहे हो तो एग्जाम्पल है किसकी, फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन मौजूद होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद थर्ड लॉ भी होता है, क्योंकि आप ग्राउंड को पीछे धकेले हो तो ग्राउंड आपको आगे धकेला, तो ये भी ठीक है। बॉडी मूव करिए, वेरी गुड, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या कह रहे हैं, इन बाईसाइकिल स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ, बाईसाइकिल में आप क्या करते हो, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हो, कैसे, बाय यूजिंग द बॉल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग का हमेशा इस्तेमाल होगा बच्चों, क्या करने के लिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसको आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड इलास्टिकली, अगर दो बॉडीज जिनका मास इक्वल है कोलाइड कर जाए इलास्टिकली तो क्या होगा, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, दोनों बॉडीज एक दूसरे की वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। दो सेम बॉडीज अगर कोलाइड करती हैं तो वो दोनों एक दूसरे की वेलोसिटी को क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास सवाल है, अ लाइट बॉडी कोलाइड्स विद अ वेरी लार्ज मास, एक हल्की बॉडी एक बहुत हैवी मास से टकरा रही है, ठीक है। ये ये जो लाइन है बच्चों, ये मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। इसके बाद कहा गया, अ लाइट बॉडी कोलाइड विद अ लार्ज मास एट रेस्ट, ठीक है, मतलब एक हैवी बॉडी रेस्ट में है और लाइट बॉडी उस हैवी मास से क्या कर रही है, कोलाइड कर रही है। अब लाइट बॉडी जो है वो बाउंस ऑफ करेगी, मतलब वापस जाएगी कितने वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से आई है उसी वेलोसिटी से वापस जाएगी, ठीक है, इक्वल, ठीक है। इसके बाद कहा गया, इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ वेरी मैसिव बॉडी एट रेस्ट एंड अ लाइट बॉडी ऑफ वेरी हाई वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन इज, मतलब एक हल्की बॉडी एक बहुत हैवी बॉडी से टकरा रही है और जो हैवी बॉडी रेस्ट में है, तो आपको भी मैंने बताया था कि वो वापस जाती है सेम वेलोसिटी से, ठीक है। तो जो वेलोसिटी होगी लाइट बॉडी की वो सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, अ बुलेट इन मोशन हिट्स एंड गेट्स एम्बेडेड इन अ सॉलिड ब्लॉक, एक बुलेट जो है वो सॉलिड ब्लॉक में जाकर जो है वो रुक जाता है, ठीक है। अब कहा जा रहा है, क्या चीज कंजर्व्ड है, यहाँ पर क्या चीज कंजर्व्ड है, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब एक बुलेट जाकर सॉलिड ब्लॉक में जाकर रेस्ट करेगा तो ना मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी और ना एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड ब्लॉक तो रेस्ट में रहेगा, तो मोमेंटम भी कंजर्व नहीं रही, जो मोमेंटम था वो कंजर्व नहीं रहा, ठीक है, और एनर्जी जो थी वो भी कंजर्व नहीं रही, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। इसके बाद मैं देख लेता हूँ आप कौन से सवाल कह रहे हो, जरा मुझे यहाँ बता दो, मैं फिर एक साथ ही सारे सवाल का जवाब दूंगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर भी लिख दीजिएगा, मैं वापसी में रिपीट करूंगा इसको। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, इट इज डिफिकल्ट टू स्टॉप अ बॉडी विद ग्रेटर वेलोसिटी, ठीक है, एक है, एक बॉडी ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है और बॉडी कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, इन दोनों बॉडीज को जो है वो रोकना मुश्किल क्यों है, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भी बॉडी को रोकने के लिए फोर्स चाहिए होती है, ठीक है। तो अगर बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स चाहिए रोकने के लिए, अगर कम मोमेंटम होगा तो कम फोर्स चाहिए, तो यहाँ पर ये आप कहोगे कि मोमेंटम की वजह से, ठीक है, जो बॉडी तेज मूव कर रही होगी वो, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, और जो बॉडी स्लो मूव कर रही होगी उसको रोकने के लिए कम फोर्स चाहिए हमें। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 19, अ फोटोन इज अलाउड टू हिट एन इलेक्ट्रॉन विच इज एट रेस्ट, एक फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है और इलेक्ट्रॉन रुका हुआ था, तो क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है, ये तो आप लोगों ने सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ा है, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी भी आ जाती है और फोटोन की पोजीशन भी चेंज हो जाती है और साथ में उसकी वेलोसिटी भी आ जाती है, ठीक है। तो पोजीशन चेंज होता है सबसे पहले, फोटोन जो है उसकी पोजीशन चेंज होती है और साथ में उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी इसके अंदर आ जाती है वी, याद होगा आप लोगों को कि फोटोन मूव कर जाता है, ठीक है, और उसका मोमेंटम हो जाता है पी इज इक्वल टू एम वी, तो मोमेंटम पहले जीरो होता है फोटोन का, उसके बाद क्या हो जाता है, एम वी हो जाता है, तो मोमेंटम भी चेंज हो जाता है और साथ में उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इंक्लाइन प्लेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम। इंक्लाइन प्लेन में वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मैक्सिमम होती है कितने एंगल पे? तो बच्चों याद होगा, इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, ठीक है। तो बच्चों इसमें जी कांस्टेंट है, तो ए डिपेंड किस पे कर रहा है? ए डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा। और आपको पता है साइन थीटा जो है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों, वो होती है एट 90 डिग्री। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। इसमें क्या कहा जा रहा है? 21 में बच्चों हमें कहा जा रहा है, एक ट्रेन है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। तो आपको वी गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, और उसका पावर है 7500 वॉट। आपको फोर्स निकालना है। तो बच्चों आपको पावर का एक फॉर्मूला पता है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पावर को वेलोसिटी से डिवाइड करवा देंगे। तो बच्चों पावर कितना है? 7500, ठीक है। और डिवाइड बाई वी, वी कितना है? 20। तो क्या होगा? जीरो से जीरो कैंसिल। 750 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 375 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन डी को आपने क्या कर देना है? टिक कर देना है, 375, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है 22। इसमें कहा जा रहा है, 100 न्यूटन बॉक्स इज सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम अ ओवरहेड सपोर्ट। एक 100 न्यूटन जो है का बॉक्स जो है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एक 100 न्यूटन का बॉक्स जो है, इसको सस्पेंड किया गया है ओवरहेड स्ट्रिंग से, इस तरीके से सपोर्ट दिया गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहा गया कि 50 न्यूटन, यहाँ पर फोर्स कितनी लगी बच्चों? यहाँ पर फोर्स लग रही है ऊपर के जाने, फोर्स कितनी लग रही है? ऊपर के जाने फोर्स लग रही है 100, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों आपको पता है हॉरिजॉन्टल भी एक फोर्स लग रही है यहाँ पे, ठीक है। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल भी लग रही है इसको, इस तरीके से। और कितनी फोर्स लग रही है बच्चों हॉरिजॉन्टल? आपको कहा गया 50 न्यूटन की हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है, ठीक है। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई और वर्टिकल फोर्स आ गई, ठीक है। अब आप क्या करोगे? एंगल फाइंड करोगे बच्चों। तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स, ठीक है, एफ वाई अपॉन एफ एक्स। मतलब वर्टिकल फोर्स 100, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स 50। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, और थीटा इज इक्वल tan इनवर्स 2 आपके पास अप्रोक्स जो वैल्यू आएगी बच्चों वो 60 आएगी, ठीक है। क्या आएगी? 60 मीन्स जो रिजल्टेंट है आपका वो 60 डिग्री के ऊपर लाई कर रहा है, ऐसे। रिजल्टेंट जो है वो कितने एंगल पे लाई कर रहा है बच्चों? मैं ड्रॉ कर लेता हूँ उसको। रिजल्टेंट लाई कर रहा है कितने एंगल पे? 60 डिग्री के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री बच्चों तो बन रहा है वो यहाँ से बन रहा है, एक्स से बन रहा है, ठीक है। आपको कहा गया वर्टिकल से एंगल निकालना है, ठीक है। इस तरह समझिएगा, 60 डिग्री ये एंगल बन रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या कहा गया? एंगल कहाँ से निकालना है? वर्टिकल से निकालना है। तो वर्टिकल वाली लाइन से कितना एंगल हो जाएगा बच्चों? आपको तो पता है टोटल एंगल 90 होता है, तो ये बन जाएगा 30। तो वर्टिकल लाइन से जो एंगल बन रहा है वो 30 बन रहा है, और हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 बन रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो फाइंड किया है वो फाइंड किया है 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 22। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहा जा रहा है सवाल में, एक 10 kg फ्रेगमेंट है जो कि फॉल कर रहा है टुवर्ड्स द अर्थ, हैज अ नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। आपको नेट एक्सेलरेशन गिवन है 5, ठीक है। अब बताना है नेट फोर्स क्या होगी। तो बच्चों आपको पता है फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालना है तो नेट एक्सलरेशन को मल्टीप्लाई करना है। नेट क्या करना है हमने? नेट एक्सलरेशन को बच्चों मल्टीप्लाई करना है किससे? मास से, ठीक है। तो नेट फोर्स कितनी आ जाएगी बच्चों? 10 5 जा 50 न्यूटन, ठीक है। नेट फोर्स निकालने के लिए मास को नेट एक्सलरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 50। इसके बाद कहा गया, इन अ टग ऑफ वॉर मैच वन साइड इज पुलिंग विद फोर्स ऑफ 3000 न्यूटन। मतलब एक तरफ से 3000 न्यूटन की फोर्स लगाई गई। तो बच्चों आपको पता है, इसके बाद कहा जा रहा है सवाल में कि कितनी फोर्स भी लगाई जाएगी अपोजिट साइड से, ठीक है। यहाँ से कितनी फोर्स लगाई जाएगी कि बैलेंस हो जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक तरफ से 3000 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है तो हम चाहते हैं दूसरी तरफ से भी 3000 न्यूटन की ही फोर्स लगाई जाए, ताकि ये क्या हो जाए? कंडीशन बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
25 इसमें कहा गया एन स्कीमो इज पुलिंग अ स्लेज अक्रॉस अ लेवल स्नो। एक स्कीमो जो है वो पुल कर रहा है लेवल स्नो पे स्लेज को, ठीक है। द स्लेज हैज अ मास ऑफ 25 kg, ठीक है। जैसे मैं इसको लेट सपोज मैं एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है खींचने के लिए कितनी, 60 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है बच्चों, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स जो है आपको पता है अपोजिट टू मोशन होता है फ्रिक्शन फोर्स, और वो कितना है 20, ठीक है। तो इट मीन्स 20 न्यूटन की जो फ्रिक्शन है वो इस 60 न्यूटन को कि 20 न्यूटन को बैलेंस कर देगी, तो जो नेट फोर्स बचेगा जिससे ये मूव कर रहा है वो हो जाएगा 60 - 20, जो कि बराबर होगा बच्चों 60 - 20, जो कि बराबर हो जाएगा नेट फोर्स कितना 40 के। तो बच्चों नेट फोर्स आपके पास कितना आ गया 40 न्यूटन, ठीक है। अब आपको निकालना है एक्सेलरेशन। तो बच्चों आपको पता है ए का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो नेट फोर्स रखेंगे कितना 40, और मास कितना है बच्चों आपके पास, मास यहाँ पे गिवन था 25, ठीक है। तो 40/25 आप करोगे तो आई गेस, ठीक है, करके देख लेते हैं, ठीक है। 0.8 आना चाहिए, देख लेते हैं, ठीक है। 25 वैसे ही आ गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 40, ठीक है। तो क्योंकि 25 छोटी वैल्यू है तो मैं यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 250। तो 40 × 8 जो आपके पास आता है 240 आता है, तो यहाँ पर बन जाएगा 10, ठीक है। तो बच्चों हमारा आंसर 0.8 आ चुका है, तो मैं यहाँ टिक कर दूंगा 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इज नीडेड टू सेट अ 10 kg स्टील बॉक्स मूविंग अक्रॉस अ वुडन फ्लोर, ठीक है। मतलब 40 न्यूटन की हमें फोर्स चाहिए एक स्टील बॉक्स को मूव करवाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा बच्चों आपको पता है, मूव करवाने के लिए उतनी फोर्स चाहिए हो जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया इधर, तो फोर्स वैसे ही आ गया बच्चों, फ्रिक्शन होता है म्यू आर, ठीक है। अब फोर्स क्या हो गया आपके पास, म्यू आर हो गया, आर क्या होता है एम जी, म्यू एम जी, ठीक है। तो अगर बच्चों हमें निकालना हो म्यू, तो बच्चों म्यू का फॉर्मूला क्या होगा, बच्चों म्यू का फॉर्मूला होगा फोर्स डिवाइड बाय एम जी। तो यहाँ पर फोर्स आपको गिवन थी 40, ठीक है। एम गिवन था आपको 10, और जी को भी हम 10 ही सपोज कर लेते हैं। तो 40/100 करेंगे तो हमारे पास 0.4 आ जाएगा, ठीक है। 40/100 करेंगे क्या आएगा हमारे पास 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो म्यू का आंसर हमारे पास आ चुका है कितना 0.4। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको स्पीड गिवन है 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो बच्चों पी आ गया कितना, पी वैसे ही लिख दिया, मास कितना है हमारे पास 0.5, वेलोसिटी कितना है बच्चों हमारे पास ये है 98। तो 0.5 × 98 करते हैं तो हमारे पास 98 का आधा आ जाएगा 49 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। ये न्यूटन पर सेकंड नहीं, न्यूटन सेकेंड है ये, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बी 49। नेक्स्ट है, अब मास ऑफ 50 kg वर्सेस द मोमेंटम ऑफ 50 kg, ठीक है। मोमेंटम ऑफ 50 kg मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको मोमेंटम गिवन है और मास गिवन है, आपको कहा जा रहा है स्पीड निकालो। तो बच्चों अगेन फॉर्मूला वही है, P इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। तो V क्या होगा P/m। तो P कितना है 50, ठीक है। P कितना है बच्चों 50 है, P हमारे पास है 50, और डिवाइड बाय M, M कितना है 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट, तो मैं ऑप्शन बी को टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, two bodies of mass 10 kg and 8 kg respectively moving vertically with the help of string passes over a frictionless pulley। बताना है डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। बच्चों आपको पता है यहाँ पर दो बॉडी वर्टिकली हैंग कर रहे हैं, तो ये टेंशन स्ट्रिंग का केस नंबर 1 है। और केस नंबर 1 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m1 - m2 डिवाइड बाय m1 + m2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा g, ठीक है। तो बच्चों आप सॉल्व करोगे आप लोग, तो m1 - m2 मीन्स 10 - 8, तो यहाँ 2 आ जाएगा। m1 + m2 मीन्स 10 + 8 इज इक्वल टू 18, और g की वैल्यू हम 10 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो 20/18, जब आप 20 को
18 से डिवाइड करते हो तो 1.1 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 32 masses of 10 kg and 8 kg respectively are moving vertically by the help of a string. What will be the downward tension of 10 kg? टेंशन निकालना है बच्चों। टेंशन का फॉर्मूला अगेन केस नंबर 1 के लिए टेंशन का फॉर्मूला होता है 2m1m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है हम लोगों ने, हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। m1 आपके पास 10 था, m2 आपके पास 8 था, और g आपके पास 10 था, डिवाइड बाय 10 प्लस 8 18, ठीक है। तो बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम करेंगे 20 इंटू 10 या 18 को हम कैसे करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 20 इंटू 10 200, 200 इंटू 8, 200 इंटू 8 इज 1600, ठीक है, डिवाइड बाय 18। तो बच्चों 1600 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो आई गेस यहाँ पर 88.8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, जब बुलेट को फायर किया जाता है गन से तो वेलोसिटी ऑफ गन जो होती है वो कम होती है और बुलेट की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, लेस देन दैट ऑफ बुलेट। आपको पता है मोमेंटम तो सेम होगा, ठीक है, मतलब जितने मोमेंटम से बुलेट आगे जा रही है उतने मोमेंटम से गन भी पीछे आ रहा है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्योंकि आपको पता है बच्चों गन का मास ज्यादा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लेस स्पीड से गन जो है पीछे आएगा। 31 के बाद हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन है हमारा 32। इसमें कहा जा रहा है बॉडी ए और बॉडी बी जो है दोनों का मास सेम है, ठीक है। बॉडी ए पुश कर रहा है बॉडी बी को वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर एन इलास्टिक कोलिजन विद बी? बच्चों आपको पता है सेम मासेस जब आपस में टकराते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। मैंने अभी बताया था यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेम मास, ठीक है। तो सेम मासेस जब आपस में टकराते हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी से टकराया तो ए की स्पीड 20 थी, जो अब बी की स्पीड हो जाएगी 20, और ए क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ए रुक जाएगा तो इसका मतलब हुआ ए की स्पीड टकराने के बाद क्या हो गई, जीरो, ठीक है। ये ट्रिकी क्वेश्चन था, सही समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने आपको ये कहा बच्चों कि जब भी दो बॉडी का मास सेम होता है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। मीन्स ए अगर 20 से टकरा रहा है बी से तो ए रुक जाएगा और बी की स्पीड हो जाएगी 20। तो ए रुक गया, इसका मतलब ए की स्पीड क्या हो गई, जीरो हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है एन एक्सेलरेटेड रॉकेट ऑफ मास 2 kg रीचेस द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ गैसेस। मोमेंटम निकालना है बच्चों, आपको बहुत आसान सवाल है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। क्या करना है हमने, m है 2, v है 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100, ठीक है, 100 न्यूटन सेकेंड। तो 100 न्यूटन सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 0.2 kg bullet is fired from a 5 kg gun with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड, द recoil of gun is। कुछ आपको पता है m1 v1 क्या हो जाता है, m2 v2 हो जाता है, ठीक है। तो m1 इज मास ऑफ बुलेट 0.2, ठीक है। v1 इज 200, ठीक है। m2 कितना है बच्चों, m2 हमारे पास 5 है और यहाँ पर आ गया v2। m2 हमारे पास क्या है बच्चों, 5 है और ये हमारे पास है v2। तो v2 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 0.2 इंटू 200 डिवाइड बाय 5। तो 5 0.2 को जब आप 5 को मल्टीप्लाई करते हो, मैंने आपसे कहा मुझे पेंसिल दोबारा से सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। 5 ठीक है, 5 4 20, ठीक है, 40 आ गया। 40 इंटू 0.2 करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आता है 8। 40 इंटू 0.2 करेंगे क्या आएगा बच्चों, हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बॉडी का मास m है जो कि कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। टेंजेंट पे वेलोसिटी होती है, ठीक है, कि डायरेक्शन वेलोसिटी डायरेक्शन कहाँ होती है बच्चों, टेंजेंट पे होती है। टेंजेंशियल एक्सलेशन कहाँ होगा बच्चों, याद रखिएगा एक बात, अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होगा तो सारी की सारी एक्सलेशन सेंट्रीपिटल एक्सलेशन होगी, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन सारी की सारी है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन क्या होगा बच्चों, जीरो। अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो बॉडी में टेंजेंशियल एक्सलेशन भी होगा और साथ साथ सेंट्रीपिटल एक्सलेशन भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इस सवाल में कहा गया अ बॉडी ऑफ मास m
moves at a constant angular speed omega in horizontal circle of radius r, what will be the work done इन वन रेवोल्यूशन? एक चक्कर लगाने में कितना वर्क होगा बच्चों? आपको पता है सर्कुलर मोशन में बॉडी अगर एक कंप्लीट राउंड ले है या दो कंप्लीट राउंड ले, कंप्लीट रोटेशन में जो वर्क होता है बच्चों वो क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्किल विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मैंने आपको पहले कहा इस तरह के सवाल आए तो आप उस ऑप्शन में ही टिक और क्रॉस करो। तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है और काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, ठीक है, तो गलत है बच्चों, क्योंकि लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन होती है। क्योंकि लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन होती है तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो इसलिए इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है और लीनियर मोमेंटम वेरी कर रही है, तो ये ऑप्शन ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि काइनेटिक एनर्जी वेरी करता है, क्योंकि सॉरी लीनियर मोमेंटम वेरी करता है, उसकी वजह ये होती है क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है सर्कल में? चेंज हो रही होती है। अच्छा, दोनों जो है वो कांस्टेंट है, गलत हो गया। ठीक है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है, अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील मूव 0.2 मीटर, मतलब रिम जो है वो कितना फासला तय कर रहा है बच्चों? आपको पता चल गया, एस इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला लगेगा। कितना मूव कर रहा है? 0.2। ठीक है, आर वैसे ही आ गया बच्चों, और थीटा इन्होंने कितना गिवन दिया हमें? थीटा हमें गिवन दिया 0.1। ठीक है, 0.1 गिवन दे दिया। अब हमें आर निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 0.2 को 0.1 से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों पॉइंट यहाँ भी मूव होगा और पॉइंट यहाँ भी मूव होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आर इज 2 मीटर। अच्छा बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a car of mass 1 kg moves around a curve whose radius of curvature is 100 meter at a speed of 10 meter per second. What is the centripetal force of the car? तो जो centripetal force का फॉर्मूला क्या होता है आप सबको पता है, FC is equal to mv square अपॉन r। ठीक है, तो बच्चों m कितना है? 1 है, v कितना है? 10। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्योंकि एम वी स्क्वायर था, आर कितना है? 100। बच्चों आपको पता है 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 से 100 क्या होता है? कैंसिल, तो बचेगा क्या? 1 न्यूटन। एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है जो कि एन कंप्लीट रोटेट कर रही है। ठीक है, एन रोटेशन मतलब एन बार चक्कर लगा रही है 1 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन कितना है बच्चों? एन, नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है बच्चों? 1। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई बच्चों? एन हो गई, तो फ्रीक्वेंसी इज एन हर्ट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कहा जा रहा है, a projectile is thrown with a speed of 100 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब आपको यहाँ पर स्पीड गिवन है v नॉट, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है एंगल, ठीक है, और क्या कह रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालो। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? v नॉट x होता है, और v नॉट x क्या होता है? v नॉट cos थीटा। ठीक है, तो बच्चों v नॉट कितना है? v नॉट हमारे पास है 100, ठीक है, और cos थीटा cos 60, तो बच्चों cos 60 भी लिख दिया मैंने। अब क्या होगा? 100 cos 60, तो 100 वैसे ही आ गया। cos 60 जो होता है बच्चों ये होता है 0.5। cos 60 का निकालेंगे क्या आएगा हमारे पास? 0.5 आएगा। ठीक है, 0.5 इंटू 100 करेंगे क्या आएगा? 50 आ जाएगा। तो 50 मीटर पर सेकेंड इज ऑप्शन बी। ये हो गया 41। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 42, इसमें कहा गया द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। तो एसी का फॉर्मूला आप सबको अच्छे से पता है, एसी का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया आप लोगों ने, और यहाँ पर वी कितना है? 2 का स्क्वायर, ठीक है, आर कितना है? 0.3। तो बच्चों 40 डिवाइड बाय 0.3 करना है आप लोगों ने। ठीक है, तो 0.3 का पॉइंट इधर मूव करवाओ, ठीक है, तो ये 40 बन जाएगा। ठीक है, तो 40/3 अगर आप करोगे ना तो आपको होता है 13 3 39 होता है, तो 13 के करीब करीब आंसर आ रहा है, तो इट इज ऑप्शन बी। A vehicle of mass 20 kg moves around a curve of radius of curvature is 10 meter at a speed of 20 मीटर पर सेकंड। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो अगेन FC इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? mv स्क्वायर अपॉन r होता है। तो m हमारे पास कितना है बच्चों? 20 है, v का स्क्वायर इट मीन्स 20 का स्क्वायर, और हमारे पास r है 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 टू क्या आएगा बच्चों? हमारे पास आ जाएगा 400 टू 800 आ जाएगा, तो हमारे पास 800 न्यूटन आ गया। इसके बाद बच्चों मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो है वो मेरे पास सेशन एंड होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एंड होगा आप दोबारा से उसी लिंक पे क्लिक करोगे जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया था पहले,
और डायरेक्ट क्लास में एंटर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो 44 पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है बच्चों, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म, सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई वर्क नहीं होता तो आप क्या लिखोगे, नो वर्क। इसके बाद है इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल इंक्रीमेंट ऑफ टाइम, इट्स वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है, इसीलिए उसकी चेंज इन डायरेक्शन। अ कार मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल रोड मे बी थ्रोन आउट ऑफ द रोड टेकिंग अ टर्न, इसका आंसर आएगा बच्चों लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप बाहर जा रहे हो सर्कल से, इसका मतलब सर्कल के अंदर रखने वाली फोर्स क्या है, कम है। द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ मूविंग बाइसाइकिल इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, जो भी मड होता है वो टेंजेंट पे मूव करता है। जब एक रोटेटिंग बॉडी हो 6 पॉइंट के, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर